हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। और आज का वीडियो डिटेल्ड हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट पे, जैसा कि आपने बार बार डिमांड किया इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू, फेसबुक पोस्ट के थ्रू, कि प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो उसमें कवर्ड होती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर्ड नहीं होती। तो आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फॉर मी हेल्थ इंश्योरेंस इज़ नॉट अ प्रोडक्ट बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट कि हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। सो मैं आपको फॉर एग्जांपल, जैसे कि बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है और उसमें एक कॉमन चीज़ होती है सभी इंसान के बीच में, दैट इज स्केलेटन। और स्केलेटन क्या होता है? एक ढांचा होता है और जिसके ऊपर अगर हम डिफरेंट डिफरेंट फीचर बना दें तो डिफरेंट डिफरेंट तरह का आदमी बनता है। अगर हम उन्हें वाइट पेंट कर दें तो वो गोरा हो जाएगा, ब्लैक करें तो ब्लैक हो जाएगा। तो ऐसे फीचर्स काम करते हैं। बट जो स्केलेटन है दैट इज अ मेन बेस। वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस का जो मेन बेस है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल सके कि व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। सो टुडे वी आर हेल्दी, दैट मीन्स वी आर एलिजिबल फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। पर परमात्मा न करे अगले 5 साल, 2 साल, 10 साल बाद मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस काम आएगा। और जो हॉस्पिटलाइजेशन है इट इज ऑफ 2 टाइप, ये 2 तरीके से होती है। वन इज इमरजेंसी एंड सेकेंड इज दैट प्लान ट्रीटमेंट। जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं दैट मीन्स सडन हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, इन दैट केसेस, तो वहां पर 2 चीजें कवर होती है। वन इज द हॉस्पिटलाइजेशन पार्ट विच नीड मिनिमम 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और अदरवाइज डे केयर प्रोसीजर्स। सो वन इज दैट हॉस्पिटलाइजेशन पार्ट एंड सेकेंड इज दैट पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब डिस्चार्ज कर देते हैं तो उसके बाद भी ट्रीटमेंट का खर्चा आता है। तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि डिस्चार्ज होने के बाद भी जो कंटिन्यूसली आगे ट्रीटमेंट चलता है वो पॉलिसी में कवर्ड होता है एज पर द पॉलिसी टर्म एंड कंडीशंस। तो कुछ पॉलिसीज उसे 60 डेज के लिए कवर करती हैं, कुछ 90 डेज के लिए कवर करती हैं और कुछ 180 डेज तक भी कवर करती हैं। और इसमें 3 मेजर खर्चे होते हैं जो कवर्ड होते हैं। वन इज डॉक्टर विजिट, सेकेंड इज अवर डायग्नोसिस, टेस्ट एंड ऑल, एंड थर्ड इज मेडिसिन। तो ये 3 चीजें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर कवर रहती है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सेकेंड टाइप ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, दैट इज प्लान हॉस्पिटलाइजेशन, उस सिचुएशन में 3 चीजें कवर होती हैं। सो हॉस्पिटल जाने से पहले भी खर्चा आता है। फॉर एग्जाम्पल कि आज मुझे हार्ट में कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है, सफोकेशन फील हो रहा है, मैंने ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टर ने चेकअप किया, टेस्ट करवाए, मेडिसिन दी और उसे फिर 1 महीने बाद लगा कि नहीं, वी हैव टू गो फॉर सर्जरी। तो दैट मीन्स हॉस्पिटलाइजेशन से पहले भी एक्सपेंस आए एंड दैट इज कॉल्ड प्री हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन से एडमिट होने से पहले भी जो खर्चा होता है इट इज ऑल्सो कवर्ड अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती है। इफ दिस क्लेम इज पेबल देन दिस क्लेम इज ऑल्सो पेबल। और ये पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है। देयर आर फ्यू कंपनीज विच इज कवरिंग फॉर 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ कंपनी 60 दिन तक कवर करती हैं और कुछ 90 डेज तक भी कवर करती हैं। तो सेकेंड इज हॉस्पिटलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। सेम जैसा इमरजेंसी के केस में था, डिस्चार्ज होने के बाद भी आफ्टर केयर ट्रीटमेंट खर्चा कवर होता है। सो आज हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर क्या क्या खर्चे आते हैं और व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज इम्पॉर्टेंट। सो हम जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तो सबसे पहला जो खर्चा आता है दैट इज रोड एम्बुलेंस। हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए हमें एम्बुलेंस चार्जेस एंड विच इज एवरेजली 5000 रुपीज, विच इज ऑल्सो कवर्ड बाई हेल्थ इंश्योरेंस। तो पहला एक्सपेंस है एम्बुलेंस चार्जेस। अब हम वहाँ पर गए हैं चेकअप कराने के लिए तो कंसल्टेशन चार्जेस, इट मे बी 1000, 2000 डिपेंड अपॉन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। अब वो डायग्नोज करना है उन्हें कि मेडिसिन भी देना है, डायग्नोज भी करना है। तो शुरू में इनिशियली देयर कैन बी मल्टीपल टेस्ट
CT scan, MRI, it may be that echo, or it may be other tests or blood test. तो इसका एवरेज कॉस्ट मिनिमम 10,000 रुपीज आ जाता है. अब इससे अगले खर्चे की बात करें, सो दैट इज मेडिसिन पार्ट, विच मे बी 2,000, 3,000, 4,000 डिपेंड अपॉन द सिनेरियो. अब आता है एडमिशन चार्जेस. अब पता चलता है कि नाउ दिस हॉस्पिटलाइजेशन नीड फर्दर एग्जामिनेशन, तो उसमें हम देखेंगे तो हॉस्पिटल क्या करता है, एडमिट कर देता है. तो एडमिशन फीस चार्जेस एवरेजली 5,000 रुपीज एडमिशन चार्जेस होते हैं, विच इज ऑल्सो कवर्ड बाई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी. अब हम थोड़ा अंदर जाते हैं तो अब आएगा रूम रेंट चार्जेस. तो इट डिपेंड अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ हॉस्पिटल. तो एवरेज कॉस्टिंग जो है दैट इज 10,000 रुपीज. इट इज ऑल्सो कवर्ड बाई इन 10,000 रुपीज पर डे चार्जेस. अब जैसे जैसे रूम रेंट महंगा होगा उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर फीस, कंसल्टेशन, नर्सिंग चार्जेस भी होता है. दीज प्रपोर्शनल चार्जेस ऑल्सो वेरी एज पर योर रूम रेंट एंड द रूम कैटेगरी. अब रूम रेंट आ गया, रूम रेंट 10,000. तो नेक्स्ट एक्सपेंस जो आता है दैट इज फॉर डॉक्टर विजिट. दिन में डॉक्टर 2 टाइम विजिट करता है. एवरेज 1,500 से 2,000 रुपये पर विजिट चार्जेस डॉक्टर का हॉस्पिटल हमसे चार्ज करता है. सो विच कम्स टू 3,000 और 4,000 डिपेंड अपॉन द हॉस्पिटल. फिर आता है नर्सिंग चार्जेस. अब नर्सिंग चार्जेस डॉक्टर विजिट का हाफ होता है और दिन में 24 आवर्स के अंदर 3 विजिट्स होती हैं नर्सिंग की. तो 3 विजिट 8 आवर्स की 3 शिफ्ट्स. सो दैट मीन्स अगर 1,000 रुपये भी नर्सिंग चार्जेस हो, दैट मीन्स दैट्स कम टू 3,000 रुपीज. नेक्स्ट चार्ज देन अगेन डायग्नोस्टिक, वो भी डेली डायग्नोस्टिक. डेली सुबह हमारा ब्लड निकलेगा, फिर टेस्ट होंगे, एग्जामिनेशन होगा कि फर्दर इम्प्रूवमेंट हो क्या रहा है. सो which may be 10,000, which may be 15,000, which may be 5,000, depend upon the type of hospitalization. अब नेक्स्ट एक्सपेंस आता है, दैट इज फॉर सर्जरी. अब पता चलता है कि फर्दर हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा. इन दैट सिचुएशन अगर सर्जरी के बिना वो चीज़ अंडर इवैल्यूएशन में ठीक की जा सकती है तो वो खर्चा आएगा और डिस्चार्ज होके आप बाहर आ जाओगे. बट अगर सर्जरी के लिए जाना है तो सबसे पहली कॉस्टिंग आती है एंथीसिया, और जब तक एंथीसिया नहीं होगा तब तक सर्जरी फर्दर नहीं हो सकती. तो एंथीसिया एवरेजली 25,000 एंथीसिया की फीस होती है. सेकेंड चार्ज, जो सेकेंड चार्ज है दैट इज फॉर सर्जरी कॉस्ट. अब सर्जरी कॉस्ट किस तरीके की सर्जरी हो रही है उस पर डिपेंड करेगा. अगर गॉल ब्लैडर सर्जरी इट मे बी 50,000. अगर उससे थोड़ा बड़ा सर्जरी है इट मे बी 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़. अगर उससे भी ज़्यादा बड़ी सर्जरी है तो 3-4 लाख रुपए की सर्जरी होगी. उससे ज़्यादा बड़ी सर्जरी है तो 5-7 लाख की होगी. और देयर आर सर्जरीज विच ऑल्सो कॉस्ट मोर देन 25 लाख रुपीज़. सो वन इज सर्जरी चार्जेस, देन सर्जन कॉस्ट. जो सर्जरी प्रोसीजर कर रहे हैं डॉक्टर उनके चार्जेस, उनकी फीस विच इज एवरेजली 15 to 20% ऑफ द सर्जरी कॉस्ट. अब सर्जरी हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो सर्जरी के बाद अब शिफ्ट कहाँ पे करेंगे, आईसीयू में. सो आईसीयू की जो कॉस्टिंग है वो रूम रेंट से ऑलमोस्ट डबल होती है. सो 20,000 रुपीज़ पर डे. अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, तो कितने दिन तक आईसीयू में रहना पड़ सकता है. अब आईसीयू के बाद अगर सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल होता है तो मजबूरी में शिफ्ट करना पड़ता है वेंटिलेटर पे. सो वेंटिलेटर चार्जेस इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ आईसीयू चार्जेस. दैट मीन्स 40,000 रुपीज़ एवरेजली. और कोविड में तो लाख रुपए से भी ऊपर पर डे चार्जेस वेंटिलेटर का लोगों ने पे किया है. अब यहाँ तक तो हम सर्जरी की बात कर रहे हैं. अब इसके बाद आता है नॉर्मल रूम रेंट पे फिर शिफ्ट करते हैं. फिर वही अगेन पर डे 10,000 रुपीज़, followed by the diagnostic, medicines, these charges, doctor visit, nursing charges. It's a per day cost, which is a fixed cost. अब going further, और सर्जरी पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है. आज के टाइम पे रोबोटिक सर्जरीज, एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्जरीज हो रही हैं, विच इज़ ऑल्सो कवर्ड बाई फ्यू कंपनीज.
एंड जिसका नॉर्मल चार्जेस से ज़्यादा चार्जेस होते हैं. सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड बाई हेल्थ इंश्योरेंस. सो अगर हम एवरेजली इस टोटल कॉस्टिंग को देखेंगे, सो सिर्फ और सिर्फ अगर 10 दिन का हम हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं और सर्जरी को साइड में रखते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, पर डे रूम रेंट 10,000 एवरेज के साथ इट कम्स टू 1 लाख रुपीज पर डे फॉर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर 10 days. देन डॉक्टर विजिट 3,000 पर डे, मल्टीप्लाई बाय 10 days 30,000. Nursing charges 1,000 rupees per visit, 3 per day. That means 3,000 multiplied by 10 days, 30,000. Diagnostic, averagely हम 5,000 भी लेके चलें per day, so it comes to 50,000 rupees. Then admission charges, ICU charges, ventilator charges, then medicine charges. फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे एंथीसिया प्लस सर्जरी कॉस्ट प्लस सर्जन फीस एंड प्लस केयर कॉस्ट. तो मिनिमम आराम से 10 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन 7-8 लाख रुपए एक नॉर्मल ट्रीटमेंट तक लेके जाती है. बट यही सिचुएशन अगर कहीं क्रिटिकल हुआ, अगर यही बात हम किडनी से रिलेटेड करें, तो सिंगल किडनी रिमूवल सर्जरी that costs 10 lakh rupees. But अगर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी इज गोइंग, that minimum cost is averagely 15 lakh rupees, और जिसके अंदर हार्वेस्टिंग और डोनर कॉस्ट ऐड नहीं है. लीवर ट्रांसप्लांट एवरेजली 40 to 50 lakh rupees चार्ज करता है. And there are very few hospitals who is capable for these surgeries. Specifically for liver transplant, heart transplant, major organ transplant, deep brain surgeries. So first we have to understand, अगर आप देखेंगे कि हॉस्पिटल, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने 90% लोग हम में से ऐसे होंगे जो कभी हॉस्पिटल नहीं गए होंगे. अगर गए भी होंगे तो कभी काउंटर पे नहीं गए होंगे जहाँ पर आपने डेली बिल दिए होंगे, जहाँ पे आपने पैसा दिया होगा. इसीलिए शायद हमें नहीं पता कि हॉस्पिटल और हॉस्पिटलाइजेशन सिचुएशन कितना ज़्यादा क्रिटिकल है. और ये वो सिचुएशन है जहाँ पर पर्सन इज इन ट्रॉमा, इज सफरिंग विद मेंटल एंड फिजिकल ट्रॉमा, एंड द फैमिली इज सफरिंग विद फाइनेंशियल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, एंड द स्ट्रेस to provide the best medical facility to that important family member. If you do not want to face such critical situation, so please insure yourself today. So now moving further, health insurance में this is a concept, but concept में आगे बात करते हैं TNC, everything depend upon the term and conditions. So from the very first day, accident related hospitalization will cover. आज मेरा पॉलिसी इशू हो गया तो उस दिन से from the very first day, from the very first minute after issuing my policy, hospitalization due to accident is covered. From 31st day onward, 31वें दिन से पहले 30 दिन सिर्फ एक्सीडेंट कवर रहेगा और 31st डे से नई बीमारियां कवर होंगी. अब आप समझेंगे, अब आप सोचेंगे कि नई बीमारी क्या होता है. नई बीमारी वो बीमारी है जो आज तक पैदा होने से लेकर अभी तक मेरे अंदर एग्जिस्ट नहीं करती. अगर करती भी है तो मुझे नहीं पता. तो इसकी क्लैरिफिकेशन लेने के लिए हमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को समझना पड़ेगा. सो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज is covered by few companies after 4 years. There are few companies who is covering pre-existing after 3 years, and there are few companies who is covering after 2 years and even 1 year. But ये जो 1 year और 2 year है, ये वाली पॉलिसी थोड़ी ज़्यादा अगर कंडीशन आपकी ख़राब है तो नहीं मिलती पॉलिसी. सो ये जो प्री एग्जिस्टिंग है इसका मतलब क्या है कि पैदा होने से लेकर पॉलिसी लेने वाले दिन तक मुझे जो जो प्रॉब्लम्स रही है, आई हैव टू डिक्लेयर ईच एंड एवरीथिंग टू एश्योर दैट माई क्लेम
वुड बी एंटरटेन बाय कंपनी। मेरा क्लेम कंपनी देगी फ्यूचर में जब भी मुझे कभी दिक्कत आएगी, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा। बहुत से लोग, अक्सर 90% लोग मिस सेलिंग का शिकार है हमारे भारत में। लोग कहते हैं कि कुछ भी मत लिखो, बाद में देख लेंगे। अंडरस्टैंड, हर इंश्योरेंस कंपनी के पास विजिलेंस की प्रॉपर टीम होती है। प्लीज डू नॉट डू सच मिस्टेक्स, डू नॉट वेस्ट योर मनी, बिकॉज कंपनी हैज दैट पॉलिसी कैंसिलेशन क्लॉज, जो सीधा यही कहता है कि अगर आपने कुछ भी मिसलीड किया है, कोई भी इंफॉर्मेशन को छुपाया है, कोई भी चीज फैक्ट को आपने छुपाया है, तो कंपनी इज लायबल टू कैंसिल योर पॉलिसी और नॉट टू पे योर क्लेम। और जो आपने इतने साल पैसा दिया प्रीमियम के रूप में, वो भी आपको नहीं मिलेगा वापस। सो प्लीज डिक्लेयर ईच एंड एवरीथिंग। सो नाउ कंपनी विल गोइंग टू डिसाइड कि मुझे फर्दर कोई टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है, कि मुझे पॉलिसी करना है या नहीं करना, अगर करना है तो कितना वेटिंग पीरियड लगाना है। लेट दैट कंपनी डिसाइड, बट एवरीथिंग शुड बी ऑन ब्लैक एंड वाइट। आप जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो प्रॉमिस, बिकॉज इंश्योरेंस इज ऑल वी आर सेलिंग अ प्रॉमिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और जो पेपर है वो दो ही चीज़ें हैं, वन द टर्म एंड कंडीशन, दैट पॉलिसी वर्डिंग फ्रॉम द कंपनी साइड, एंड फ्रॉम योर साइड दैट इज द प्रपोजल फॉर्म। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो एक पॉलिसी इशू होती है। सो इसे स्ट्रेंथन करने के लिए प्लीज डिक्लेयर ईच एंड एवरीथिंग, और प्लीज आस्क ऑल द टर्म एंड कंडीशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एडवाइजर और ब्रोकर विद whom you are taking the policy, जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। सो हम बात कर रहे थे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। सो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वुड बी कवर्ड आफ्टर 4 years और मे बी कवर्ड आफ्टर 3 years, 2 years और 1 year, डिपेंड अपॉन पॉलिसी टू पॉलिसी। वो भी तब अगर मैंने डिक्लेयर किया है, तो प्लीज बी नोटेड। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो देयर इज अ पॉलिसी कैंसिलेशन। अब ध्यान से पढ़ लीजिए इस क्लॉज को, और एवरी कंपनी हैज दिस। सो मूविंग फर्दर, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एक्सीडेंट रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन कवर रहेंगी। 31वें दिन से फ्रॉम द 31st डे ऑनवर्ड्स न्यू डिजीज प्लस एक्सीडेंट विल बी कवर्ड। आफ्टर 3 or 4 years, डिपेंड अपॉन पॉलिसी टू पॉलिसी, प्री एग्जिस्टिंग इज कवर्ड इफ यू हैव डिक्लेयर्ड, राइट। तो ये वेटिंग पीरियड्स हैं, and there is one waiting period of 2 years or 1 year, depend upon policy to policy, that is for specific illness, जिसे कंपनी कहती है कैरी फॉरवर्ड डिजीज। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी ऐसी बीमारियों को कैरी फॉरवर्ड डिजीज कहा जाता है, जो कि बाय नेचर रिस्की नहीं होती और एकदम से डेवलप भी नहीं होती, और होती भी हैं तो उस स्टेज पे तक नहीं पहुंचती जहां पर सर्जरी की जरूरत पड़ जाए। तो फ्रॉड से बचने के लिए कंपनी ने ये क्लॉज इंक्लूड किया है। फॉर एग्जाम्पल कैटरेक्ट, मोतिया, काला या सफेद मोतिया किसी भी तरीके का, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में डेवलप हो जाएगा, 1 महीने में डेवलप हो जाएगा। इट टेक ईयर्स टू डेवलप। फॉर एग्जाम्पल नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। अब घुटना एकदम से तो खराब नहीं होगा, इट टेक ईयर्स। पेन होना शुरू होगा, धीरे धीरे ग्रीसिंग प्रॉब्लम आना शुरू होगा, और धीरे धीरे जाके 5-10 साल बाद जाके उसकी वो सिचुएशन में पहुंचेगा जहां पे रिप्लेसमेंट की जरूरत होगी। इसीलिए कंपनी इसे 2 साल बाद कवर करती है, आइदर एनी काइंड ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट, राइट। बट ड्यू टू एक्सीडेंट एवरीथिंग इज कवर्ड फ्रॉम डे 1। मूविंग फर्दर, एनी काइंड ऑफ गाइनोलॉजिकल, किसी भी तरीके की फीमेल से रिलेटेड गाइनोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो 2 साल बाद कवर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल सिस्ट, यूट्रस रिमूवल, ये चीज़ें 2 साल बाद कवर है। एनी काइंड ऑफ यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम टू मेल्स, जैसे बढ़ती हुई उम्र में यूरिनरी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, यूरिन में प्रॉब्लम आती है। सो मेल्स रिलेटेड ऑल यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स विल बी कवर्ड आफ्टर 2 years। तो 2 साल बाद ये प्रॉब्लम्स कवर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और किसी भी तरीके की यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये 2 साल बाद कवर होती है। किसी भी तरीके का स्टोन, आइदर इट वुड बी गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन और पैंक्रियाटिक स्टोन, ये 2 साल बाद कवर होता है। ऐसा तो नहीं है कि स्टोन एकदम से डेवलप हो जाएगा अंदर, इट टेक्स टाइम टू डेवलप, इट टेक्स टाइम फॉर द ट्रीटमेंट। मूविंग फर्दर, ENT रिलेटेड प्रॉब्लम, ईयर नोज थ्रोट, जैसे साइनस की प्रॉब्लम होती है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है, ये 2 साल बाद कवर होती है, एकदम से डेवलप नहीं होती।
और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पे भी नहीं आती, इसीलिए इसे 2 साल के वेटिंग पीरियड में रखा गया है। गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आफ्टर 2 years, एनी काइंड ऑफ इंटरनल कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स। इंटरनल कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम का मतलब होता है जमादड़ू बीमारी, बाय बर्थ डिफेक्ट्स। पैदा होते ही बहुत से लोग हैं जिनका इंटरनली 2 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इज अ परमानेंट एक्सक्लूजन, वो कभी भी कवर नहीं होता। बट इंटरनल कॉन्जेनिटल का मतलब है जमादड़ू बीमारी, जो इंटरनली ऑर्गन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो बाय नेचर ही 148 तरह के छोटे छोटे डिफेक्ट्स होते हैं और बड़े भी डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सिंगल किडनी का होना या श्रिंक किडनी, एक छोटी है एक बड़ी है, आर्टरीज का प्रॉपर हार्ट की डेवलप ना होना, आइज में भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, प्यूपल डेवलप नहीं है, यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि बाय बर्थ ही कोई ना कोई इंटरनली डिफेक्ट रह गया। अगर वो पहले से ही पता है तो हमें कंपनी को बताना है। डिपेंड करेगा कंपनी पॉलिसी देगी या नहीं देगी। अगर नहीं देगी तो अच्छी बात है, आपका प्रीमियम लॉस नहीं होगा। अगर देती है तो यू वुड बी कवर्ड। और अगर हमें नहीं पता है और आगे जाके पता चलता है, क्योंकि अक्सर ये आगे जाकर ही पता चलता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो फॉर एग्जांपल हार्ट में होल होना, बच्चा छोटा होता है, नहीं पता होता कि हार्ट में प्रॉब्लम क्यों है, हार्ट का साइज भी छोटा होता है, होल का साइज भी छोटा है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी हार्ट का साइज भी बढ़ेगा, तो होल का भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, तो प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो लेटेस्ट स्टेजेस पे भी पता चलता है। बहुत से लोग हैं जिनको 60 साल की एज में पता चलता है सिंगल किडनी है बाय बर्थ। सो ये बहुत करोड़ों लाखों करोड़ों तक का खर्चा आता है। सो दैट इज कवर्ड आफ्टर 2 years। इसके अलावा किसी भी तरीके की पाइल्स की बात करें, हम फिस्टुला की बात करें, ये 2 साल बाद कवर होता है। एनी टाइप ऑफ थायराइड इज कवर्ड आफ्टर 2 years। So these are the waiting periods mentioned over here। आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है, प्लीज स्पीक टू अस। मूविंग फर्दर, वेटिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया, नाउ परमानेंट एक्सक्लूजन्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला सबसे बड़ा एक्सक्लूजन जो हम सभी को ध्यान रखना है, दैट इज एल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स और एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिक अगर यूज़ करते हैं और उसकी वजह से बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन आता है और लॉन्ग टर्म पे कोई क्लेम आता है, तो दैट इज नॉट कवर्ड, दैट इज अ परमानेंट एक्सक्लूजन। एक्सटर्नल कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल कॉन्जेनिटल डिफेक्ट कवर्ड नहीं रहता। एक्सटर्नल कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है कि बाय बर्थ ही हाथ टेढ़ा है, उसे सीधा कराना है, करेक्शन करनी है, एक फिंगर एक्स्ट्रा है जैसे ऋतिक रोशन जी की है, तो दैट इज नॉट कवर्ड। ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, बढ़ती हुई उम्र को घटाने के लिए एजिंग एंड पेबर्टी सर्जरीज इज नॉट कवर्ड। मैटरनिटी इज अ परमानेंट एक्सक्लूजन, बट इट कैन बी एडिशनल फीचर ऑन स्पेशल पॉलिसीज बाय पेइंग एडिशनल अमाउंट, बट ऑल्दो ये परमानेंट एक्सक्लूजन है। डेंटल इज अ परमानेंट एक्सक्लूजन, कि डेंटल रिलेटेड कोई आप प्रॉब्लम ठीक कराना चाहते हैं, दैट इज नॉट कवर्ड। अभी तक डेंटल पॉलिसी पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं। फर्दर एनी काइंड ऑफ इवेल्युएशन पर्पस के लिए मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, सिर्फ चेक कराने के लिए गया हूँ और कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं होता, फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, दैट इज नॉट कवर्ड। 24 आवर्स की मेरी हॉस्पिटलाइजेशन है, बट वो वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, वो घर पे रह के ठीक हो सकती थी, छोटी सी प्रॉब्लम थी, वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं थी, दैट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड। प्लीज़ हॉस्पिटल वालों के ट्रैप में मत आ जाना। वो कहते हैं ना कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, आप एडमिट हो जाओ, बट दैट यू हैव टू सी कि क्या मुझे वाकई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है या नहीं है। कि हम छोटे छोटे जुकाम के लिए, मुझे किसी एक सज्जन ने पूछा कि आप सर प्लीज़ एक वीडियो बनाएं जिसमें कि नॉर्मल फीवर भी कवर्ड हो जाए, ओपन अपना कोल्ड एंड कफ भी कवर्ड हो जाए। नो माय डियर, इट इज़ नॉट कवर्ड, दिस इज अ परमानेंट एक्सक्लूजन। So please understand these conditions wisely। इन कंडीशंस पे आपको क्लेम कभी नहीं मिलेगा। सेल्फ इंजरीज, अगर मैं सेल्फ इंजरी करता हूँ, खुद को ही मारने की कोशिश करता हूँ या खुद को इंजर्ड कर लेता हूँ गुस्से में आकर, वो कवर्ड नहीं है। सुसाइड अटेम्प्ट करता हूँ, दैट इज नॉट कवर्ड।
अगेंस्ट लॉ चीज करने की कोशिश करता हूँ, ड्रंक एंड ड्राइव है, एक्सीडेंट हो जाता है, नॉट कवर्ड. सो प्लीज बी अवेयर, प्लीज रिस्पॉन्सिबली अपनी लाइफ को टेक केयर करें एंड लिव अ हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ. लीव ऑल योर वरीज विद हेल्थ इंश्योरेंस एंड इंश्योर योर सेल्फ, योर फैमिली. सो हॉस्पिटलाइजेशन की फिर बात कर लेते हैं. 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज मैंडेटरी, बट डे केयर प्रोसीजर्स, ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट है जहाँ पर 24 घंटे एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है. और उस सिचुएशन में आप, बिकॉज ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पर 3 दिन 4 दिन लगते थे कैटरैक्ट ऑपरेशन के लिए, स्टोन ऑपरेशन के लिए, आज 3 घंटे 4 घंटे में सब कुछ रिलीव करके आपको घर भेज दिया जाता है. सो टेक्नोलॉजी ने अपने आप को बहुत एडवांस कर लिया. तो ऐसे प्रोसीजर्स जहाँ पे सर्जरी हो रही है, जहाँ प्रोसीजर हो रहा है और वो एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं और वहाँ पर 24 घंटे एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी क्लेम का पार्ट है. सो फॉर डिटेल्ड डिस्कशन ऑन प्रोडक्ट्स वी विल create a series, a separate series. I hope कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज क्लियर. तो मैंने आज बात करी कि हेल्थ टू हॉस्पिटलाइजेशन, टुडे यू आर हेल्दी. अगर भगवान ना करे कल आपको हॉस्पिटलाइजेशन जाना पड़ता है, तो हॉस्पिटल में आने वाले खर्चे क्या क्या हैं, पर डे कितना खर्चा है, और वो खर्चा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को, आपके फ्यूचर को और आपके एसेट्स को, इवन आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी कितना बड़ा रिस्क है. सो प्लीज ट्रांसफर दैट एंटायर रिस्क टू द कंपनी, but by assuring all fact and figures in your proposal form and by understanding all the term and conditions, so you can live life with tension, so you can live a life with no worries. So wish you all the best. Stay in touch, stay progressive, stay healthy, and invest wisely and protect your beloved ones with right insurance coverage with high sum insured. So एक एडिशनल पार्ट में इसमें और कवर कर देता हूँ, जो कि मैं एक डिटेल डिस्कशन भी बनाऊंगा जिस पे, दैट इज हाई सम इंश्योर्ड. हाई सम इंश्योर्ड मीन्स इफ you are going with 10 lakh rupees of policy, please also try to check the premium for 50 lakh और 1 crore. तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है. सो ये पॉइंट आपको काफ़ी वाइजली अंडरस्टैंडिंग देगा अबाउट हाई सम इंश्योर्ड. एंड आई विल शेयर अ डिटेल्ड वीडियो फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ हाई सम इंश्योर्ड विद ऑल द लॉजिक्स एंड ऑल. विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे कनेक्टेड. प्लीज़ काइंडली शेयर, सब्सक्राइब और उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि हम लोग सही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों, आपके फ्रेंड्स और इस देश के हर उस कोने तक पहुंचा सकें और लोगों को मिससेलिंग से बचा सकें. दैट इज़ माय मेन मोटिव. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.